आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की जो यूपीएससी की पीवाईक्यू है, यानी 10 वर्ष की, जो हम लोग देखेंगे 2015 से 2024 की, 2015 से 2024 की जो पीवाईक्यू है वो देखेंगे, और साथ में जो है 2025 में जो पूछे गए हैं वो भी हम लोग करेंगे साथ में। इसमें जो है दिया हुआ है कितना, 2015 से 2025 तक का, तो वो तो हम देखेंगे ही, ठीक है। उसके साथ ही हम क्या करेंगे, जिस इसमें जो है टॉपिक वाइज दिया है, तो जोन से टॉपिक से 2025 में आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, उसी प्रकार क्या है सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का हम देखेंगे। विजन आईएएस की पीवाईक्यू यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने एनालिसिस भी करके दिए हैं, यहाँ पे देख ये। तो यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे दिया है, पाठ्यक्रम दिया है, यूपीएससी का पाठ्यक्रम, विषय, प्रश्नों की संख्या, ठीक है, कितना कितना आया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जलवायु विज्ञान से 15 आया है, पृथ्वी, अच्छा ये पेज नंबर है। यहाँ पे आप देखिए आगे, यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट, मतलब कौन सी चैप्टर से कितना आया है, यहाँ पे देख सकते हैं। जलवायु विज्ञान से 15 आया हुआ है, पृथ्वी एवं सौरमंडल से 3 आया है, भू आकृति विज्ञान से 5, भारत का अपवाह तंत्र से 15 आया हुआ है, यानी कि 2015 से 2024 के बीच का ये दिया हुआ है, ठीक है। 10 वर्ष का दिया हुआ है। भारत का आर्थिक भूगोल से 10 क्वेश्चन आया हुआ है, भारत के भू आकृतिक प्रदेश से 11 क्वेश्चन आया हुआ है, मानचित्र आधारित 11 क्वेश्चन, समुद्र विज्ञान से 11, मृदा से 2, वनस्पति से 4, जल संसाधन से 1 आया हुआ है, विश्व का अपवाह तंत्र से 4 है, विश्व का आर्थिक भूगोल से 4 है, जीव भूगोल से 1 है, कृषि से 7 है। तो इस प्रकार देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं भारत का जो अपवाह तंत्र है उससे 15 आया हुआ है, और यहाँ पे 15 जो आया है जलवायु विज्ञान, जलवायु एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, हर बार जलवायु से 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अपवाह तंत्र देख लिए, मानचित्र आधारित क्वेश्चन आता ही है, फिर भारत का जो है भू आकृतिक प्रदेश है उससे रिलेटेड। तो प्री में ये जो देख सकते हैं मुख्य जो है यहाँ पे कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15, यानी कि 15 यहाँ पे देख सकते हैं जो चैप्टर है, इससे क्या है हमेशा क्वेश्चन आता है, लगभग इससे ज्यादा। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्या देखते हैं, जलवायु पहले देखते हैं। जलवायु से ज्यादा क्वेश्चन आया है, जलवायु जो यहाँ पे आया हुआ है या जलवायु विज्ञान 15, पेज नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। कृषि अभी रहने दे रहे हैं, कृषि बाद में करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये जो है जलवायु, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हर दिन कमोवेश एक सा ही होता है, सुबह समुद्री मंद पावन के साथ साफ और उजली होती है, जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज के साथ बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे बोल रहा है वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। आगे बोल रहा है उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया गया है। तो हर दिन कमोबेश क्या होता है, एक सा ही होता है, और सुबह जो होता है, सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है, जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है विषुवत रेखीय के बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में, विषुवत रेखीय के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे देखें तो अर्थ, ठीक है, ये विषुवत रेखा, यहाँ पे क्या होता है, गर्मी, यहाँ पे सूर्य जो है अधिक समय तक पड़ता है, सीधा पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे गर्मी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे संवहन का प्रक्रिया होता है, गर्म होकर यहाँ पे हमेशा गर्मी बढ़ता है, संवहन होता है, और ये क्या है समुद्र वाले भाग है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर के कारण जलवाष्प बनता है और ऊपर जाता है, ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा होने के बाद वर्षा, हर दिन 2 से 4 के बीच में यहाँ पे वर्षा होती है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा बी नंबर होगा, विषुवतीय, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो व्याख्या दिया हुआ है, आर्द्र विषुवतीय जलवायु की विशेषता लगातार उच्च तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस 86 फ़ारेनहाइट डिग्री है, जिसमें अधिकांश दोपहरों में प्रचुर वर्षा 150 से 1000 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं वर्षा जो होता है दोपहर में 150 से 100 सेंटीमीटर,
या 59 to 394 इंच होता है। यहाँ घने बादल छाए रहते हैं और उच्च आर्द्रता होती है और वार्षिक तापमान में बहुत कम वितरण होता है। आर्द्र विषुवतीय क्षेत्र विषुवत रेखा के लगभग 12 डिग्री अक्षांश के भीतर स्थित होते हैं। तो ये इसकी व्याख्या हो गई, ठीक है। यहाँ पे इसका रीजन दिया है, पूछा गया क्या है, ठीक है, प्रश्न क्यों पूछा गया है, तो जलवायु विज्ञान की मूल अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न प्रायः यूपीएससी द्वारा पूछा जाता है। तो जलवायु विज्ञान का जो है मूल अवधारणा है, और अभी जो है जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो जिसके कारण क्या है, जलवायु हमेशा जो है करेंट्स में रहता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये हम लोग देख लिए, ये कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, ये भी 2015 में पूछा गया था। तो इसके बारे में देखते हैं। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है। तो उष्णकटिबंधीय जो है, उष्णकटिबंधीय अक्षांश में और दक्षिणी अटलांटिक पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका क्या कारण है पूछा जा रहा है। तो समुद्री पृष्ठों के तापमान निम्न होते हैं, समुद्री पृष्ठों के तापमान निम्न होती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन बिरले ही होता है। तो उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र में क्या होता है, बिरले ही होता है। कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है, उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या है, उष्णकटिबंधीय जो अक्षांशों में जो है दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी नंबर है। इसमें क्या है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र जो है विरल होता है, सघन नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र ITCZ विषुवतीय रेखा पर या उसके निकट स्थित होता है और दक्षिण अटलांटिक या दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण की ओर नहीं बढ़ता है, इसलिए ये क्षेत्र ITCZ के प्रभाव में नहीं आते हैं, जो चक्रवात के अनुपस्थिति का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में समुद्र का निम्न तापमान भी एक अन्य कारण है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों पर उत्पन्न होता है और तीव्रता प्राप्त करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है गर्म उष्णकटिबंधीय महासागर में उत्पन्न होता है और तीव्रता प्राप्त करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण और तीव्रता के लिए निम्नलिखित अनुकूल परिस्थितियां चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, चक्रवात, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए क्या क्या जो है अनुकूल परिस्थितियां होना चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान, ठीक है, तापमान के साथ बृहद सागरीय सतह। 27 डिग्री से अधिक क्या होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए और बृहद सागरीय सतह होना चाहिए। कोरोलिसिस बल की उपस्थिति चाहिए। ऊर्ध्वाधर पवन गति में कम भिन्नता है, यानी कि ऊपर जो पावन जाएगा ऊर्ध्वाधर पावन, ठीक है, उसका जो गति में हमेशा ऊर्ध्वाधर जाएगा, उसमें भिन्नता ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है पहले से विद्यमान दुर्बल निम्न दाब वाले क्षेत्र या निम्न स्तरीय चक्रवात परिसंचरण, समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन। दक्षिण अटलांटिक में गतिविधियों में कमी का सबसे निकटतम कारण समुद्र की सतह का तापमान है, जो समुद्र की सतह का तापमान है, जो दक्षिण में ग्रीष्म काल के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्माण करने के लिए आदर्श तापमान की अपेक्षा थोड़ा कम रहता है। इसके अतिरिक्त वर्ष भर उस बेसिन में ऊर्ध्वाधर पवन अपरूपण का जलवायु विज्ञान की दृष्टि से उच्च मान तथा उस क्षेत्र में पूर्व स्थापित घूर्णन केंद्रों का अभाव भी मुख्य कारण है। तो यहाँ पे इसका देख लिए क्या कारण है। अब पूछा गया क्या था, ये जो स्रोत है NCERT मूल भूगोल अध्याय 10 पृष्ठ 59। क्यों पूछा गया था, चक्रवात और जेट स्ट्रीम, ठीक है, चक्रवात और जेट स्ट्रीम से क्या है प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता है, समाचारों में बने रहते हैं। फिर और एक क्वेश्चन देख लीजिए 2015, 2 क्वेश्चन देख लीजिए, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, जलवायु से रिलेटेड 2015 में ही तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, ठीक है, 30 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं
वेस्टर्लीज कहलाती है। भारत की उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिता पछुआ हवाओं के भाग है। तो यहाँ पे पछुआ हवा के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से जो है, ये तो विषुवत रेखा हो गया, यहाँ इधर कर्क रेखा, इधर ये हो गया। तो यहाँ पे पूरे वर्ष जो बोल रहा है पछुआ पावन जो हवाएं होती है 30 डिग्री नॉर्थ ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो गया, कर्क रेखा 23.5 में होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से इधर लगभग यहाँ पे 60 डिग्री जो है साउथ बोल रहा है, 60 डिग्री साउथ, यहाँ तक क्या होगा बहने वाले और पछुआ हवा कहलाती है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पछुआ हवा कहाँ से कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे विषुवतीय हवा व्यापारिक पवन भी होती है यहाँ पे। तो व्यापारिक पवन यहाँ पे जो होता है विषुवतीय हवा, इसलिए फर्स्ट वाला तो गलत हो जा रहा है, लेकिन सेकंड वाला सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें जो है फिर इसका बाद क्या होगा, जलवायु का जो है पूरी उसमें क्या होगा, जलवायु की कक्षाएं भी इसमें चलेगी। अगर आप न्यू हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जलवायु का प्रॉपर, अगर यदि वीडियो चाहिए जलवायु से रिलेटेड या ज्योग्राफी से तो कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जो व्याख्या दिया है ये देख सकते हैं, पछुआ हवा को वेस्टर्लीज भी कहा जाता है तथा पृथ्वी पर 2 क्षेत्रों में पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध में 30 से 60 डिग्री के अक्षांश के बीच और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 60 डिग्री के बाद। तो यही बात जो बता रहे थे, ठीक है, क्योंकि ऊपर में क्या होता है 30 से 60 मिलेगा और नीचे क्या होगा 30 से 60 मिलेगा। इसे ये थोड़ा सा इसमें पूरा सर्कल नहीं बनता है, तो ये देख लीजिए, ये हो गया। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे विषुवतीय हवाएं बहती है यहाँ से, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है नहीं है, लेकिन 30 से ऊपर 60 तक और इधर 30 से ऊपर 60 तक यहाँ पे पछुआ हवा बहती है। तो इसकी अगर यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो इसके जो है क्लास भी जल्द स्टार्ट कर दूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में पश्चिमी विक्षोभ का उल्लेख भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले बाह्य उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में किया जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भागों में अचानक शीतकालीन वर्षा और हिमपात लाता है। यह पछुआ हवाओं द्वारा संचालित एक गैर मानसूनी वर्षा है। अब 2017 में आया हुआ है इंडियन ओशन डाइपोल से। क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का पूर्व अनुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल IOD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। IOD यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होता है। तो ये जो है उष्णकटिबंधीय जो है IOD, इससे तो होता ही नहीं है, ठीक है। IOD की घटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करता है। एल नीनो, ठीक है, एल नीनो और अल नीनो ये दोनों इससे क्या होता है प्रभावित होता है। तो इसलिए 2 नंबर तो इसमें क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इसलिए इसका सही आंसर केवल बी। मानक समाचार पत्र में दिया गया था, पूछा गया था IOD और एल नीनो, ठीक है, भी समाचार में रहते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इंडियन ओशन डाइपोल सागर पृष्ठ तापमान का एक अनियमित दोलन है जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर अपने पूर्वी हिस्से की तुलना में बारी बारी से गर्म और फिर ठंडा होता है। वैज्ञानिक पदों में IOD महासागर और वायुमंडल की एक युग्मित परिघटना है जो ENSO के समान है, किंतु विषुवत रेखीय हिंद महासागर में घटित होती है। इसलिए कथन 1 गलत हो जा रहा है। IOD परिघटना ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर बेसिन के आसपास के अन्य देशों की जलवायु को प्रभावित करती है। साथ ही यह परिघटना इस क्षेत्र में वर्षा परिवर्तनशीलता में महत्वपूर्ण योगदान देती है। IOD परिघटना भारत मानसून पर एल नीनो के प्रभाव को या तो बढ़ा सकती है या कमजोर कर सकती है। यदि IOD
परिघटना सकारात्मक है तो अल नीनो वर्ष के बावजूद इसके कारण भारत में अच्छी वर्षा हो सकती है। इससे संबंधित सकारात्मक घटनाएं क्या हो सकता है? पूर्व की तुलना में पश्चिमी हिंद महासागर में सागर पृष्ठ तापमान अधिक होना। हिंद महासागर में पूर्वी पवनों की विसंगतियां और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में कम मेघ आच्छादन ताकि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और इसके शीर्ष छोर पर कम वर्षा होना। इससे संबंधित नकारात्मक पक्ष ये दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है। यहाँ पे ये जो चित्र दिया है देख सकते हैं, सामान्य से अधिक गर्म होता है, तो यहाँ से देख लीजिए ये उठ रहा है, ठीक है। अफ्रीका वर्षा का संभावना में वृद्धि, तो ये अफ्रीका का ये क्या हो रहा है, पूर्वी छोर पे यहाँ पे गर्म हो रहा है तो यहाँ से उठ रहा है, यहाँ से पवन उठ रहा है, तो यहाँ संवहन होगा, ऊपर जाएगा, बादल बनेगा तो वर्षा होगा, और उसके बाद इधर से ये कहाँ चल जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से फिर नीचे आएगा, सामान्य से अधिक ठंडा है तो यहाँ पे आ जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार हिंद महासागर विषुवत रेखा वर्षा की संभावना कम हो गई इधर, क्योंकि इधर से उठ रहा है, यहाँ बादल बन रहा है, यहाँ जाके यहाँ नीचे आ रहा है, हवा नीचे आ रहा है तो यहाँ पे बादल कम नहीं बनेगा, नीचे टेम्परेचर ज्यादा रहता है। इंडियन ओशन डाइपोल नकारात्मक चरण, नकारात्मक चरण क्या होगा, जब यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगा, यहाँ से ऊपर उठेगा तो इस प्रकार से आएगा, ऊपर उठेगा हवा, इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, ऐसे। अब 2019 में इससे रिलेटेड आया था, देख लीजिए 2015 में आया था, 2016 में नहीं आया, फिर 2017 में एक क्वेश्चन आया, 2018 में नहीं आया, अब डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं 2019 में बादल और ओस का बनना, ठीक है, बादल और ओस का बनना से रिलेटेड आया था। तो इसमें जो है अलग अलग टॉपिक, जलवायु का अलग अलग टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ देख सकते हैं ना। तो जलवायु अच्छा से करना जरूरी है, कोई भी टॉपिक से जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहता है, हर वर्ष 1 या 2 क्वेश्चन। बादल और ओस का बनना, मेघाच्छादित रात में ओस के बूंदे क्यों नहीं बनती, तो मेघाच्छादित रात यानी कि बादल वाले रात में जो है ओस का बूंद क्यों नहीं बनता है उसके बारे में बताना है। भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, पृथ्वी के विकिरण को क्या करते हैं, बादल वापस परावर्तित। मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम हो जाता है, बादल बहते हुए पावन को भूतल की ओर विक्षेपित कर देता है। तो अगर यदि बादल रहता है तो बादल वाले दिन में क्या होता है, बादल वाले दिन में यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ से जा रहा है, पृथ्वी से आता है, उस रे को क्या बोलते हैं, लघु विकिरण, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ, और यहाँ से जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, ज्यादा विक्षेपित होता है। जो दीर्घ तरंग होता है इसको क्या करता है, बादल रोक लेता है और इसको वापस क्या करता है, पृथ्वी की ओर भेज देता है, यानी कि इसको जो है वायुमंडल से बाहर जाने नहीं देता। तो वापस जब रे आता है, यहाँ पे विकिरण आता है, तो क्या होता है, पृथ्वी को गर्म कर देता है, गर्म कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जलवाष्प नहीं बनता है, जिसके कारण क्या है, ओस नहीं बनते। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर वायु में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर जल की बूंदों के रूप में जमा होती है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त दशा है साफ आकाश, शांत वायु, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें हैं। तो इसका बनने के लिए क्या क्या दशा होना चाहिए, एक तो आकाश साफ होना चाहिए, वायु शांत होना चाहिए, ठीक है, वायु क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, और उसका जो सापेक्ष आर्द्रता है, सापेक्ष आर्द्रता, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होना चाहिए, और ठंडी एवं लंबी रात, ठीक है। लंबी रात होगा तो उसमें क्या होगा, जो ठंडा होने के लिए जो जलवाष्प रहेगा उसको ठंडा होने में समय मिल जाएगा, ठीक है, और उसमें आर्द्रता रहना चाहिए, आर्द्रता ज्यादा रहेगा तब जाकर वो क्या होगा, संघनित होगा, और लंबी रात रहेगा तो टेम्परेचर ज्यादा कम हो जाएगा, तब क्या होगा, वो जलवाष्प के रूप में बनना स्टार्ट होगा। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांक हिमांक बिंदु से ऊपर हो। तो ओस बनने के लिए क्या है, ओसांक हिमांक बिंदु जो है
उषांक जो है हिमांक बिंदु से ऊपर होना चाहिए। ओस नहीं बनता, कब नहीं बनता है? मेघ आच्छादित रात में, ठीक है, क्योंकि रातें रातें साफ रातों की तुलना में अधिक गर्मी होती है। तो मेघ आच्छादित जो रात होता है साफ आकाश की तुलना में ज्यादा गर्म होता है। क्यों गर्म होता है वो बताएं? क्योंकि जो पृथ्वी से जो है पृथ्वी विकिरण ऊपर जाते हैं उसको बादल क्या करता है, फिर से पृथ्वी की ओर परावर्तित करके भेज देता है, उसको वायुमंडल से बाहर जाने नहीं देता, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। छायादार स्थानों में, क्योंकि वहां पवन स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं हो सकते, और छायादार जहाँ पे छाया रहता है वहां पे छायादार स्थानों पे नहीं बनता, क्योंकि वहां पे स्वतंत्र रूप से जो हवा है वो क्या है, प्रवाहित नहीं होता है। तीव्र पवनों वाले रातें में, तीव्र चलने वाली पवन की रातों में क्या होती है, ओस नहीं बनते, क्योंकि पवन आर्द्र वायु को अपने साथ बहा ले जाता है। तो ये देख लीजिए, ये जो है एनसीईआरटी कक्षा 11 में दिया हुआ है। और प्रश्न क्यों पूछा गया यूपीएससी में, तो इसके जो जलवायु विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में पूछा जाता है। अतिरिक्त जानकारी यहाँ पे दिया है, संघनन तब होता है जब औषांक हिमांक बिंदु से कम हो, हिमांक बिंदु से अधिक हो। तापमान हिमांक बिंदु से कम होने पर तुषार, तापमान अगर यदि हिमांक बिंदु से कम हो तो उसे तुषार कहा जाता है। तुषार, बर्फ और कुछ मेघों का निर्माण होता है, ठीक है। उषांक बिंदु से कम होगा तब क्या होगा, हिमांक बिंदु से कम होगा तब क्या क्या बनेगा, तुषार बनेगा, बर्फ बनेगा और मेघों का निर्माण होगा। तापमान हिमांक बिंदु से अधिक होने पर भी ओस, कोहरा और मेघों का निर्माण होता है। उषांक बिंदु से अधिक होगा तो भी क्या है, ओस, कोहरा और मेघ का निर्माण होता है। 2020 में चक्रवात, ठीक है, चक्रवात से रिलेटेड यहाँ पे देखते हैं हम लोग, चक्रवात और जेट स्ट्रीम। तो हम लोग जेट स्ट्रीम से रिलेटेड हम लोग पहले भी एक देख चुके थे, एक स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बोल रहा है, जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो ये तो सही नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन होता है, लेकिन क्या है दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, अधिक दिखाई दे सकता है, क्योंकि वहां पे जो है पृथ्वी का भाग ज्यादा नहीं है, समुद्री भाग ज्यादा है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, केवल कुछ चक्र ही, तो ये सही बोल रहा है, कुछ चक्र ही है जो केंद्र में क्या है, वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, केंद्र की वाताक्षी आयु उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो ये गलत है, ये क्या है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वहां पे क्या होगा, जलवाष्प जो है गर्म होकर ऊपर उठेगा, हवा क्या होगा, ऊपर उठेगा, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पे गर्म होगा, गर्म होने से यहाँ से क्या होगा, हवा ऊपर उठेगा, और उस खाली हवा को भरने के लिए क्या होगा, चारों तरफ से हवाएं वहां पे आएंगे, जिससे क्या होगा, चक्रवात बनेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होगा तब क्या होगा, यहाँ पे गर्म होगा, गर्म होने से जलवाष्प बन के यहाँ से क्या होगा, जलवाष्प ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर उठेगी तो यहाँ पे खाली जगह बनेगी, खाली जगह को भरने के लिए चारों ओर से क्या होगा, हवाएं चारों ओर से चलते हुए यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और इस प्रकार ये ऊपर उठता ही रहेगा, जिससे क्या होता है, चक्रवात बनता है। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस कम नहीं, 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो कथनों में से कौन सा सही है पूछा गया है, तो 1 और 3 तो गलत हो गया, इसलिए केवल 2 इसका सही आंसर हो गया। कथन 1 सही नहीं है, जेट स्ट्रीम उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में होता है। जेट स्ट्रीम की वास्तविक उपस्थिति कई निम्न दाब तंत्रों की अवस्थिति, उष्ण एवं ठंडी वायु तथा मौसमी परिवर्तनों इत्यादि के मध्य जटिल अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है पृथ्वी की प्रमुख जेट स्ट्रीम किस प्रकार चलता है। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में, ये जो है उत्तरी गोलार्ध में ये जा रहा है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में, तो दोनों गोलार्ध में होता है, ठीक है। कथन 2 सही है, हरिकेन का केंद्र अपेक्षाकृत शांत और सामान्यतः अवतलित हो रही वायु एवं हल्की पवनों का साफ क्षेत्र होता है। यहाँ पवनों की गति सामान्यतः 15 मील प्रति घंटे या 24 किलोमीटर पर घंटा से अधिक नहीं होती। केंद्र का आकार सामान्यतः 20 से 40 मील होता है। कथन 3 भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, बेसिक है, एलिमिनेशन का तरीका इसमें लगा सकते हैं, दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं चक्रवात कैसे बनता है, यहाँ पे जो है चक्रवात स्टेप से होते हुए ऊपर उठता है, ठीक है। महासागर का तापमान न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, तापमान इतना होना चाहिए। और प्रवाह की दिशा जो है 16 से 24 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऊंचाई 13 किलोमीटर से अधिक हो सकता है।
ऊपरी वायुमंडल से शुष्क वायु का प्रवाह चक्रवात की वताक्षी को बादलों से मुक्त रखता है। वताक्षी भीति चक्रवात का सबसे विध्वंसक भाग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या होता है, सबसे विध्वंसक भाग होता है। इसमें वताक्षी भीति और वताक्षी के बीच वायु दाब में अंतर के कारण वायु की गति सर्वाधिक होती है। फिर ये बीच वाला भाग, चक्रवात की वताक्षी 16 से 48 किलोमीटर चौड़ी होती है। शांत अवधि, तापमान, उष्णता, साफ आकाश और यहाँ पावन या वर्षा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है ये देखते हैं। कथन 1 है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रवाह के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों की पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होती है। तो ये कथन सही है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या है, व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी भाग की तुलना में महासागर के पश्चिमी खंड, महासागर का जो पश्चिमी खंड है वो क्या होता है, अधिक गर्म होता है। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। ये भी सही है। शीतोष्ण क्षेत्र में क्या होता है, तो ये जो है पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। तो दोनों सही है। इसका रीजन हम लोग देख लेते हैं। यहां से देखिए, ये जो है ध्रुवीय पूर्वी पवने, पछुआ पवने और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। तो यहाँ पे देख सकते हैं पवन का दिशा इससे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। वायु नीचे उतरती है, उच्च दाब होता है। परिवेशी सूर्य विकिरण और अंतरिक्ष में जाने वाली दीर्घ तरंग विकिरण के मध्य संतुलन की प्रक्रिया स्वरूप मध्य महासागर की सतह का तापमान अक्षांश के साथ परिवर्तित होता है। लगभग 45 डिग्री से निम्न अक्षांश पर परिवेशी सौर विकिरण की अधिकता होती है और लगभग 45 डिग्री से उच्च अक्षांशों पर विकिरण ह्रास की अधिकता होती है। निम्न अक्षांश पर व्यापारिक पवने जल को तटों से दूर ले जाते हैं। तो निम्न अक्षांश पर क्या है, व्यापारिक पवन जो है जल को क्या करता है, तट से दूर ले जाती है। परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्र में समुद्र जल की स्तर नीचे चला जाता है। तटीय क्षेत्र में क्या होता है, जो समुद्र का जल स्तर नीचे हो जाता है, क्योंकि तट से जो है दूर ले जाता है, ठीक है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए शीत जल का प्रवाह होने लगता है और सतह का तापमान कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, सतह का तापमान कम हो जाता है। कथन 1 सही है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण महासागर का उष्ण जल पश्चिम की ओर बढ़ता है। तो महासागर का जो है उष्ण जल पश्चिम की ओर बढ़ता है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के कारण महासागर का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक उष्ण होता है। तो ये आप देखते हैं, हम लोग पृथ्वी का उष्मा बजट आ गया, ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं पृथ्वी का उष्मा बजट। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। उच्च मेघ, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखें, अगर यदि मेघ है तो क्या करता है, अगर यदि मेघ बादल है तो ये क्या करता है, पृथ्वी विकिरण को फिर से परावर्तित करके पृथ्वी पर रिटर्न भेज देता है। क्या करता है, पृथ्वी पर किया फिर रिटर्न भेज देता है। तो जिसके कारण क्या होता है, ये जो है ठंडा नहीं करता है, गर्म कर देता है, इसलिए गलत है। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले आवर्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापमान प्रभाव होता है। यहाँ क्या बोल रहा है, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले आवर्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है। निम्न वेग में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापमान प्रभाव होता है। तो निम्न वेग में जो है उच्च अवशोषण नहीं होता है, क्या होता है, अधिक वेग रहेगा तब जाकर उसका क्या होगा, ज्यादा अवशोषण होगा। और निम्न वेग रहेगा तो क्या होगा, वायुमंडल से ऊपर पार हो जाएगा। तो दोनों कथन सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। कथन 1 सही नहीं है। निम्न घने मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित करके भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। तो यहाँ पे निम्न घने मेघ, ठीक है, और यहाँ पे दिया था क्या, उच्च मेघ दिया था, इसलिए गलत हो गया। कथन नंबर 2,
उच्च विरल मेघ मुख्यतः प्रवेशी सौर विकिरण को संचारित करते हैं। इसके साथ ही ये भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली कुछ आवर्त विकिरण को रोक लेते हैं और इससे पुनः पृथ्वी की ओर विकृत कर देते हैं। इससे पृथ्वी पर तापमान प्रभावित होते हैं। तो उच्च और विरल मेघ, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसलिए इसका दोनों कथन गलत हो गया। 2023 में एक आया था सूर्यताप से रिलेटेड। तो हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। और 2024, तो ये जो है 2024 का है। हम लोग ये सब काल देखेंगे, ठीक है। भूमध्य रेखा से रिलेटेड दिया है, इक्वेटर से रिलेटेड। तो ये जो है 2023 का ये क्वेश्चन है। तो ये हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट कल का वीडियो में, सूर्यताप से रिलेटेड यहाँ पे एक है, ठीक है, ये देखेंगे। और यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चन छूट गए हैं वो देखेंगे। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट की क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज PYQ कंप्लीट करेंगे। तो और अगर यदि आप लोगों को ज्योग्राफी की वीडियो चाहिए जलवायु से या किसी टॉपिक पर रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।